नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के इस सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली उत्तराखंड को इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून से किया एक्सप्रेस का उद्घाटन। कहा, विकास के रास्ते आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ ऐलान, सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी के नाम पर लगी मुहर। तमिलनाडु चुनाव से पहले भाजपा का संकल्प पत्र जारी, परिवारों की पहली मुखिया को हर महीने 2000 देने की घोषणा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक फेज में होना है मतदान। पश्चिम बंगाल में चरम पर पहुंचा चुनावी पारा। आपको बता दें, साथ ही साथ अमित शाह का ममता सरकार पर प्रहार। कहा, भाजपा घुसपैठियों के साथ टीएमसी के भ्रष्टाचार के सिंडिकेट को करेगी खत्म। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गांधीनगर के लोक भवन में सामाजिक समरसता महोत्सव में हुई शामिल। डॉक्टर अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली से देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इकोनॉमिक कॉरिडोर 213 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन वाला कॉरिडोर है जो 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर की विशेष बात यह है कि 12 किलोमीटर लंबा वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसमें वन्यजीवों के लिए 8 पास और हाथियों के लिए 2 अंडरपास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब की जन्म जयंती में उन्हें याद किया। पीएम ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा आधुनिक इंफ्रा की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज एनडीए सरकार बाबा साहेब के विजन को धरातल में उतारने का काम कर रही है। बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। और सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा माध्यम देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा है, सबकी समृद्धि है। इसलिए ही बाबा साहब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, औद्योगिकरण की भरपूर वकालत करते थे। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दौर था जब सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी, लेकिन आज एक्सप्रेसवे, एयरवे जैसे इंफ्रा विकसित भारत की नींव बन रहे हैं। राष्ट्र की भाग्य रेखाएं ये हमारी सड़कें होती हैं, हमारे हाईवे होते हैं, हमारे एक्सप्रेस वे होते हैं, एयरवे, रेलवे, वाटरवे, ये हमारे राष्ट्र की भाग्य रेखाएं होती है। और बीते एक दशक से हमारा देश विकसित भारत बनाने के लिए विकास की ऐसी ही भाग्य रेखाओं के निर्माण में जुटा हुआ है। ये विकास की भाग्य रेखाएं सिर्फ आज की सुविधाएं नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि की गारंटी है। और ये मोदी की भी गारंटी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहाड़ वन्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। पीएम ने प्रधानमंत्री, आपको बता दें, 12 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंसानों, वन्य जीवों को किसी को भी असुविधा ना हो, यही सरकार का प्रयास है। हम ऐसा विकसित भारत बनाने में जुटे हैं जहां प्रगति भी हो, प्रकृति भी हो और संस्कृति भी हो। और इसलिए
आज होने वाले हर निर्माण को इन्हीं त्रिवेणी प्रगति, प्रकृति और संस्कृति की त्रिवेणी इन्हीं मूल्यों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंसानों को भी सुविधा हो और वहां रहने वाले वन्य जीवों को भी असुविधा न हो, ये हमारा प्रयास है। और इसलिए ही इस एक्सप्रेसवे पर करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है। हाथियों को भी असुविधा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री के आगमन पर देहरादून में लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। सड़क के किनारे लोग श्रृंखला बनाकर खड़े नजर आए। हजारों की तादाद में खड़े लोगों ने काफी उत्साह दिखाया। बड़ी संख्या में लोग श्रृंखला बनाकर सुव्यवस्थित ढंग से सड़क के एक छोर पर खड़े हुए नजर आए। हर कोई प्रधानमंत्री का स्वागत करता नजर आया, उनका अभिनंदन करता हुआ, और साथ ही हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी इन सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से पूरे उत्तराखंड के लिए आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलने वाले हैं। ये केवल आर्थिक कॉरिडोर नहीं है, तो ये उत्तराखंड के विकास को गति देने वाला, आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार को निर्माण करने वाला और पर्यटन को गतिशीलता देने वाला ऐसा प्रकल्प है। यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से लागू करने को लेकर होने वाली जा रही संसद की विशेष बैठक को ऐतिहासिक बताया है। देश की नारी शक्ति के नाम पत्र में पीएम ने विश्वास जताया कि इस ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन को पूरा सदन मिलकर पारित करेगा। पीएम ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ होते हैं तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ज्यादा मजबूत और सशक्त बनेगी। पीएम ने लिखा कि इसमें किसी भी तरह की देरी दुर्भाग्यपूर्ण और नारी शक्ति के साथ यह न्याय होगा। देश की बेटियों को उनके इस अधिकार के लिए अनंत काल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। पीएम ने आग्रह किया कि नारी शक्ति अपने स्थानीय सांसदों को पत्र लिखकर इस सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम ने लिखा कि इस ऐतिहासिक सत्र में वो काम होने जा रहा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पीएम ने लिखा कि जब नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी होगी, तब विकसित भारत की यात्रा और अधिक सशक्त होगी। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर में चर्चा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय बताया है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से हमारी वरिष्ठ संवाददाता जया सिन्हा ने खास बातचीत की। आइए देखिए रिपोर्ट। 21वीं सदी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा, सबसे बड़ा निर्णय होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और मेरे साथ इस वक्त है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। सबसे पहले ये जो शब्द है कि सबसे बड़ा निर्णय होगा 21वीं सदी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके बारे में क्या कहेंगे और साथ ही क्या बदलेगा ये अधिनियम महिलाओं के लिए? बहुत ही उत्साह महिलाओं के मन में है, और हम सभी जानते हैं कि जब आधी आबादी को कोई जिम्मेवारी मिलती है, यानी महिलाओं को कोई जिम्मेवारी मिलती है, तो घर से लेकर अंतरिक्ष तक, आंगन से अंतरिक्ष तक वो बेहतर ढंग से उस जिम्मेवारी को वो निभाती हैं। तो आने वाले समय में भी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल्कुल अभी जो स्पेशल सत्र है इसमें आने वाला है, तो हम सभी से ये अपील और आग्रह भी करेंगे, सभी सम्मानित सदस्यों से, कि दल से ऊपर उठकर जो महिलाओं का सर्वोत्तम हित में ये अधिनियम है, तो इसमें आप सब लोगों की सहभागिता हो, ताकि हमारी नारियां जो दशकों से इसका इंतजार कर रही थी, उनका ये इंतजार पूरा हो और वो भी निर्णायक की भूमिका में शामिल हो सके।
बिल्कुल 3 दशक का इंतजार है और आज देश के अलग अलग कोनों से नारी शक्ति की ये आवाज उठ रही है कि आखिर जब इसे 2023 में पारित हुआ तो अब इसका क्रियान्वयन कब होगा। 2023 में जिस तरह से सर्वसम्मत से ये लागू हुआ और उस समय ये तय हुआ था 2029 में ये लागू होगा, तो निश्चित रूप से हर किसी की ये अपेक्षा है, हर किसी के मन में है कि 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 33% आरक्षण लागू होगा। आर्थिक और सामाजिक के बाद अब बारी है राजनीतिक भागीदारी की और ये 3 तारीख 16, 17, 18 इसी का इंतजार है। फिलहाल राजधानी दिल्ली से मैं जया सिन्हा, कैमरा पर्सन विमलेश कुमार के साथ डीडी न्यूज के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नया नेता चुना गया है। यानी राज्य के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने का रास्ता उनका साफ हो गया है और सम्राट चौधरी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। उन्होंने नीतीश सरकार के दौरान कई विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली। 2025 में जब एनडीए सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। आप सबने विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया। और विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरे लिए केवल एक पद नहीं बल्कि बिहार की जनता की सेवा करने, उनके विश्वास और सपनों को पूरा करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण समर्पण, निष्ठा और ईमानदारी के साथ हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैं बिहार को विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर समर्पित रहूंगा। आपका स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने करीब 2 दशक के कार्यकाल की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चित टीम का गठन किया गया है। इससे और ज़्यादा जो काम है वो होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
को नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण दिनाजपुर के कालियागंज में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में भारी संख्या में समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी। अमित शाह के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय उम्मीदवार भी मौजूद रहे। दक्षिणी दिनाजपुर के गंगारामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का मकसद बंगाल और बंगाल के लोगों का विकास करना नहीं बल्कि अपने भतीजे को सीएम बनाना है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में भाजपा की जीत के बाद यहां का सीएम बंगाल का ही कोई शख्स होगा। दीदी का एकमात्र लक्ष्य बंगाल के युवा को रोजगारी देना नहीं है, बंगाल को समृद्ध करना नहीं है, बंगाल में शिक्षा बढ़ाना, स्वास्थ्य बढ़ाना नहीं है। दीदी का एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है। और ये लोगों को गुमराह कर रही है कि बाहरी आकर चलाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं उत्तर बंग वालों, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली भाषी, बंगाली माध्यम में पढ़ा हुआ भाजपा का नेता होगा। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रचार भी चरम पर नजर आता है, तैयारियां भी तेज हैं। ऐसे में भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार आपको बता दें, नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कुल 2926 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल थी, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 10 अप्रैल को हुई और नामांकन वापस लेने की अनुमति 13 अप्रैल तक थी। चुनाव आयोग ने बताया कि अब पूरी चुनावी मशीनरी अगले चरण के लिए तैयार है। जल्द ही सभी उम्मीदवारों की अंतिम सूची आधिकारिक गजट में जारी की जाएगी। वोटरों की सुविधा के लिए इस बार कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाता ECI नेट ऐप के जरिए उम्मीदवारों की पढ़ाई, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की जानकारी जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा बैलेट यूनिट में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिखाए जाएंगे ताकि वोट देना आसान हो सके। 2 चरणों के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को निर्धारित है। और बात करते हैं तमिलनाडु की भी। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने घोषणा पत्र जारी किया। यहाँ पर भाजपा ने सरकार बनने पर सभी परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही हर परिवार को एक मुश्त 10,000 रुपये की राशि देने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही हर परिवार को हर साल 3 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया गया है। ये सिलेंडर पोंगल, तमिल पुथारू और दीपावली पर दिए जाएंगे। We will be providing a monthly assistance of 2,000 rupees to all women heads of the households and a one-time sum of 10,000 rupees to every household when we come to power under the AIDMK leadership. We'll be providing 3 LPG cylinders free of cost every year. To tackle crimes, we will start zero FIR reporting. We will have victim witness protection, and we will have special fast-track courts for heinous crimes and including sexual offences.
भाजपा ने सरकार बनने पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई करने का भी ऐलान किया है। महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को बिना ब्याज के 50 लाख तक का लोन देने का भी वादा किया है। साथ ही किसानों को पीएम किसान योजना के अतिरिक्त 3 किश्तों में 9,000 रुपये के अलावा पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए सालाना 50,000 रुपये की राशि देने का भी ऐलान किया गया है। Women-led cooperatives, the self-help groups, the MSMEs with interest-free loans up to 50 lakhs will be provided, and manufacturing units will be mandating that 20% of the procurement quota will go to these cooperatives that we are going to do. We will be giving a one-time grant of 50,000 to small and marginal farmers for setting up of animal husbandry, cattle rearing, shrimp farming, beekeeping, and poultry farming. और खबर उत्तर प्रदेश से, जहां लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने 2021 के अलकायदा लिंक आतंकी मॉड्यूल मामले में 3 और दोषियों को सजा सुनाई है। मुसरुद्दीन मिनहाज अहमद और तौहीद शाह को आईपीसी और यूएपी के साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने तीनों को 5 साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई है। तीनों आतंकवादियों की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। दोषियों पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ठहराए गए तीनों आतंकवादी अलकायदा से जुड़े मॉड्यूल के लिए युवाओं की भर्ती करते थे। 2021 के स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसे जांच एजेंसियों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया था। इस मामले में पहले ही 3 अन्य आरोपियों कील, मोहम्मद मुस्तकीम और मोहम्मद मोइद को सजा मिल चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में गांधीनगर के लोक भवन में आयोजित ग्राम कल्याण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। राष्ट्रपति ने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब का मानना था कि भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है, जो यहाँ की भावभूमि से उत्पन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। बाबा साहेब ने कहा था कि भारत में एक गहरी सांस्कृतिक एकता है। उन्होंने भारतीय भावभूमि से उत्पन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ही अपनाया है। भारतीय संस्कृति में विद्यमान सबके प्रति करुणा का भाव, सर्वोदय और समरसता एक दूसरे के पूरक है। सबका कल्याण और सामाजिक एकता तथा सौहार्द एक दूसरे पर आधारित है। जाति, वर्ग, भाषा और क्षेत्र जैसे सभी विभाजनों से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के एकजुट रहना समता का व्यवहारिक रूप है। केंद्रीय संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक भारत श्रेष्ठ भारत डाक टिकटों के माध्यम से भारत की एकता और लोकतंत्र का उत्सव शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और संचार मंत्रालय के डाक विभाग के सहयोग से आयोजित यह प्रदर्शनी 14 से 17 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें स्वतंत्रता के बाद जारी दुर्लभ डाक टिकटों के जरिए भारत की एकता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक विविधता की झलक पेश की गई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री संग्रहालय के 4थे स्थापना दिवस, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती, भारत के संविधान और भारत की जनता की थीम पर आधारित पिक्चर पोस्टकार्ड जारी किए गए, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को समर्पित एक विशेष कवर भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और डाक विभाग के बीच एक समझौता पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रदर्शनी का समापन 17 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 99वीं जयंती के दिन होगा। हम लोग सब संविधान के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्रति केवल श्रद्धा नहीं, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ एक संकल्प भी, आने वाले भारत को प्रधानमंत्री जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, विकसित बनाना, इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।